हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरा अपील है कि मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज का छोटा सा वीडियो होने वाला है, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो इसको नहीं बनाएंगे। आज का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। सबसे पहले तो डिबेंचर्स के बारे में मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा, कुछ शेयर करना चाहूँगा। शेयर इज़ अ यूनिट ऑफ कैपिटल। शेयर जो है वो पूंजी का एक छोटा सा भाग होता है, बट डिबेंचर जो है वो लोन का भाग होता है। डिबेंचर इज़ अ यूनिट ऑफ लोन। जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करता है, इसका मतलब वो लोन ले रहा है, लोगों से, पब्लिक से लोन मांग रहा है। इस लोन के अगेंस्ट में उसको, डिबेंचर्स के अगेंस्ट में उसको इंटरेस्ट उसको देना पड़ता है, क्योंकि हर लोन के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट आप दोगे दैट इज द, मोटा मोटा आप यूँ समझ लो कि जो इंटरेस्ट का रेट है वो बेसिकली इट इज़ द गाइडिंग फैक्टर फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। तो रिडीमेबल शब्द का मतलब क्या हो गया दोस्तों? रिडीमेबल शब्द का मतलब होता है कि जिन डिबेंचर्स का प्रिंसिपल पार्ट कंपनी को रिपे करना पड़ेगा आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, उन डिबेंचर्स को हम लोग रिडीमेबल डिबेंचर्स बोलते हैं। इंडिया में जनरली हम लोग रिडीमेबल डिबेंचर्स ही देखते हैं। ज़्यादातर जितने भी डिबेंचर्स हैं दे आर ऑल रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स को इशू करने पर कंपनी को जो कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, कंपनी को जो खर्चा आएगा, उस कॉस्टिंग को हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। इस कॉस्ट को निकालने का सरकार ने जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक पर्टिकुलर तरीका यहाँ पे बताया हुआ है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बताया हुआ है। मैं पहले इस फॉर्मूला को आपके साथ शेयर करूँगा, उसके बाद हर एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से उसको समझना है, और एक क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे उसको हम लोग रियल लाइफ में कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स को कैसे निकालते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड में, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला है KD। KD इक्वल्स टू I प्लस RV माइनस NP, ठीक है। KD इज इक्वल टू I प्लस RV माइनस NP होल डिवाइडेड बाई N, होल डिवाइडेड बाई RV प्लस NP डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हर एक आइटम का क्या क्या मतलब है उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखिए, वेयर RV स्टैंड्स फॉर रिडेम्पशन वैल्यू। डिबेंचर्स मैंने बोला था कि डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन। लोन को, कंपनी को लिया हुआ लोन पब्लिक को कभी ना कभी वापस करना होगा, चुकाना पड़ेगा। तो जब कंपनी लोन चुकाएगा तो जितना कंपनी को पे करना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर लोगों को जितना पैसा देना होगा, उसको हम लोग मानेंगे रिडेम्पशन वैल्यू, ठीक है। दैट इज द रिडेम्पशन वैल्यू। नथिंग गिवन। अगर क्वेश्चन में रिडेम्पशन वैल्यू अलग से नहीं दिया हुआ है तो आप लोग फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स को ही आप लोग कंसिडर कर लेना कि वही उसका रिडेम्पशन वैल्यू है। नेक्स्ट इज LP। LP स्टैंड्स फॉर नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स क्या होता है दोस्तों? डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो जब भी डिबेंचर्स एट पार इशू होगा तो फेस वैल्यू कंपनी को मिलेगा माइनस कॉस्ट ऑफ इशू, ठीक है। जो भी कॉस्ट ऑफ इशू है उसको माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट बचेगा दैट इज द नेट प्रोसीड्स। अगर कंपनी डिबेंचर्स को इशू करना चाहता है एट प्रीमियम तो फेस वैल्यू के साथ आप लोग प्रीमियम को प्लस कर लेना, उसमें से कॉस्ट ऑफ इशू को माइनस कर लेना, जो कंपनी को नेट अपने हाथ में आएगा वो हो जाएगा नेट प्रोसीड्स। इसके बाद कंपनी अगर डिस्काउंट में इशू करना चाहता है तो फेस वैल्यू में से आप लोग डिस्काउंट को पहले माइनस कर लेना, जितना आएगा उसमें से फिर आपको माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ इशू। जो बैलेंस अमाउंट बचेगा दैट इज कॉल्ड एज द कॉस्ट ऑफ, दैट इज कॉल्ड एज द नेट प्रोसीड्स। इसके बाद नेट प्रोसीड्स के बाद हम लोग मूव करेंगे n स्मॉल वाला n जो है दैट स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स। ये नंबर ऑफ ईयर्स क्या है? इट स्टैंड्स फॉर द लाइफ ऑफ द डिबेंचर। डिबेंचर कितना दिन के बाद कंपनी को चुकाना पड़ेगा वो उसका लाइफ होता है। जैसे आज हम लोग डिबेंचर को इशू किए, आज से लेकर के 5 ईयर्स के बाद अगर डिबेंचर्स को हमें रिपे करना पड़ेगा तो 5 ईयर्स विल बी द n, ठीक है। n का वैल्यू 5 ईयर्स हो जाएगा। इसके बाद I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। तो हम लोग अब जो अच्छा KD का मतलब क्या है? KD स्टैंड्स फॉर द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल,
ठीक है, या कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ, इसका वो आपको स्क्रीन में दिखेगा। उस क्वेश्चन के जरिए मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से केडी को कैलकुलेट किया जाता है प्री टैक्स टर्म्स में, मतलब जब टैक्सेशन हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, और पोस्ट टैक्स टर्म्स में जब टैक्सेशन हम लोग कंसिडर करते हैं। तो मैं इसको रीड करके सुनाने जा रहा हूँ आपके सामने। जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिसके थ्रू क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बुक है। और ये जो बुक है इसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर है। उसका क्वेश्चन नंबर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 142। ठीक है, मैं रीड करके सुना रहा हूँ। Priya Limited is willing to issue 5,000 8% debentures of ₹100 each at a rate of 96 per debenture. The debentures are repayable after 12 years. The cost of issue is 7% on issuing price. Calculate cost of debt capital. Assume tax rate 50%. So this is the question. तो यहाँ पे सिंपल सा क्या बोलने का कोशिश कर रहा है, सिंपल सी बात। प्रिया लिमिटेड एक कंपनी है, वो 5000 डिबेंचर मार्केट में इशू करना चाहता है। हर एक डिबेंचर का इंटरेस्ट का रेट है 8%, फेस वैल्यू है 100 रुपीज़। यही बाद में जाकर के यही हो जाएगा रिडेम्पशन वैल्यू, और जो रेट पड़ेगा, मतलब जिस रेट पे वो इशू कर रहा है वो 96 रुपीज़ है। क्वाइट क्लियर कट केस है कि वो डिस्काउंट पे इशू कर रहा है अपने डिबेंचर्स को। तो ये जो 96 आप देख रहे हो, दिस रिप्रेजेंट्स द इशू प्राइस। अब कंपनी जो डिबेंचर्स है उसका डिबेंचर्स को रीपे करेगा 12 ईयर्स के बाद, 12 साल के बाद। द कॉस्ट ऑफ इशू इज 7% ऑन इशूइंग प्राइस। कैलकुलेट जो कॉस्ट ऑफ इशू पड़ेगा वो इशूइंग प्राइस 96 का 7% निकलेगा, और कैलकुलेट करना है आपको डेट कैपिटल, आपको टैक्स रेट अज्यूम करना है 50%। तो ये है आपका सिचुएशन। अब यहाँ पे आपको देखिए मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोग आई को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आई कैसे कैलकुलेट होगा, अब देखो इंटरेस्ट का रेट आपको चेक करना है। तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट 8% दिया हुआ है, तो 8% को हम लोग ऐसे लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाई 100। फेस वैल्यू 100 है, उसके साथ अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 100 और 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 रुपीज़ आ जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट। जब इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया, उसके बगल में मैंने इशू प्राइस लिख दिया 96 रुपीज़ क्वेश्चन के मुताबिक। इशू प्राइस इज 96, रिडेम्पशन वैल्यू 100 है, नथिंग गिवन, फेस वैल्यू कोई, रिडेम्पशन वैल्यू हम लोग कंसीडर कर लेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स इज 12 ईयर्स, 12 ईयर्स बाद आपको रिडीम करना है। कॉस्ट ऑफ इशू इज 7% ऑफ इशू प्राइस, यानी कि 7% ऑफ इंटू 96, ये अमाउंट आएगा 6 रुपीज 72 पैसे, 6 रुपया 72 पैसा। ये आपका कॉस्ट ऑफ इशू होगा। कॉस्ट ऑफ इशू मतलब इतना आपको खर्चा बियर करना पड़ेगा, इतना आपको एक्सपेंसेस पे करना पड़ेगा डिबेंचर को इशू करने के लिए। इसमें आपका ब्रोकरेज, कमीशन, वो सारे खर्चे आपका इंक्लूडेड रहेगा 6 रुपया 72 पैसे में। इसके बाद एनपी स्टैंड्स फॉर नेट प्रोसीड्स, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग इस तरीके से, इशू प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ इशू। इशू प्राइस है 96, उसमें से कॉस्ट ऑफ इशू माइनस कर देंगे 6 रुपीज 72 पैसे को, तो मेरा आंसर आएगा 89 रुपीज 28 पैसा। यानी कि कंपनी जब डिबेंचर मार्केट में इशू करेगा, इशू करने के बाद, ठीक है, 6 रुपया 72 पैसा कॉस्ट बियर करने के बाद, खर्चा एक्सपेंसेस पे करने के बाद कंपनी को मिलेगा 89 रुपीज 28 पैसा आउट ऑफ 96 रुपीज। 96 रुपीज में बेचेगा, लेकिन 6 रुपया 72 पैसा माइनस हो जाएगा क्योंकि वो उसका कॉस्ट है, तो बचेगा उसके पास 89 रुपीज 28 पैसा। अब हम लोग केडी निकालेंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल निकालेंगे। प्री टैक्स टर्म्स में केडी, कॉस्ट ऑफ डेट, प्री टैक्स टर्म्स में हम लोग निकालेंगे सबसे पहले। इसका फॉर्मूला आप लोग देख सकते हो, फॉर्मूला है आई प्लस आरवी माइनस एनपी होल डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी होल डिवाइडेड बाई 2। तो आई का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, मतलब अब पूरे फॉर्मूला में जो जो अमाउंट्स है उसको मैं पुट करते जा रहा हूँ। आई के बदले में 8 रुपया, ये आप देख सकते हो, आई का वैल्यू हम लोगों का 8 आया था, प्लस आरवी, आरवी स्टैंड्स फॉर रिडेम्पशन वैल्यू, आप देख सकते हो आरवी का वैल्यू 100 है, तो मैंने 100 पुट किया, ठीक है, माइनस किया 89 रुपीज 28 पैसे को, नेट प्रोसीड्स को, होल डिवाइडेड बाई एन, फॉर्मूला के मुताबिक एन मतलब 12 ईयर्स, 12 ईयर्स से मैंने डिवाइड दिया, होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 100 प्लस 89.28 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला के मुताबिक मैंने जैसे ऐसे था मैंने उसको प्लेस कर दिया। तो अब मेरा कितना आ रहा है, 8 रुपया आई,
ठीक है। अब 100 माइनस 89.28 डिवाइडेड बाई 12 मैं कर रहा हूँ तो मेरा आ रहा है 0.8933, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 89.28 डिवाइडेड बाई 2 मैं कर रहा हूँ तो उसका वैल्यू आ रहा है 94.64। 8 प्लस 0.8933 को जो प्लस करने के बाद फिर 94.64 से डिवाइड देने के बाद मेरा आ रहा है 0.0939 फ्रैक्शन में। अब इसी चीज को जब हम लोग परसेंटेज टर्म्स में निकालेंगे तो ये जो 0.0939 है उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई हम लोगों को करना होगा तो हम लोग का आएगा 9.39%। तो 9.39% विल बी द केटी वैल्यू इन प्री टैक्स टर्म्स, बट नथिंग गिवन, हम लोगों को पोस्ट टैक्स टर्म्स में निकालना होगा। क्वेश्चन में टैक्स रेट पहले से ही गिवन है, टैक्स रेट क्वेश्चन में है 50%। तो आप यहाँ पे देख सकते हो T स्टैंड्स फॉर टैक्स रेट और वो 50% है। 50% को आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना तो आएगा आपका 0.5। आपका पोस्ट टैक्स केटी मतलब आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट जो आएगा दैट इज प्री टैक्स केटी, जो आपका प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है दैट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट होगा। यानी कि प्री टैक्स केटी है आपका 9.39 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट आएगा 0.5। ये वाला T का वैल्यू टैक्स रेट इज 0.5। 1 से 0.5 आप माइनस करो तो 0.5 ही आएगा। 0.5 को 9.39 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपका आएगा 4.695%। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे YouTube चैनल का।